अस्सलामुअलैकुम रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। इश्क रोमांच हयात इर्तिजा की एपिसोड नंबर 64 लेकर हाजिर हुई हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। मेरा दूसरा चैनल है रोमांटिक उर्दू नॉवेल्स, जिसको भी जाके जल्दी से सब्सक्राइब करें। चलें स्टार्ट करते हैं। दरेक ने इसकी बात पर हंसते हुए नरमी से उसका चेहरा हाथों में लिया। तो मुझे इतनी इज्जत मत दिया करो, बस वैसे ही बुलाया करो जैसे पहले बुलाती थी। मुझे वही पुरानी निशा चाहिए। निशा ने नजर उठाकर इसे देखा, फिर मध्यम आवाज में बोली, पहले और अब में फर्क है। अब आप मेरे शौहर हैं, आपकी इज्जत करना मेरा फर्ज है। दरक ने शरारत से आंखें सिकोड़ी तो और शौक से कहा, सारी इज्जत अंदर ही रखो, मुझे वही निशा चाहिए जो बेतकल्लुफी से मुझे तंग करती थी। ये कहते हुए वो करवट बदलकर इसके चेहरे के करीब हुआ और मोहब्बत भरी शिद्दत के साथ इसकी नाजुक गर्दन पर अपने लब रखती है। निशा ने आंखें बंद कर ली, दिल की धड़कन बेकाबू होने लगी। भाभी हमारा इंतजार कर रही हैं, निशा मध्यम लहजे में बोली। दरक ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसके कान के करीब सरगोशी की, कोई बात नहीं, थोड़ा सा इंतजार और कर लेने दो। मेरी मोहब्बत की बारिश में भीगना तुम पर लाजिम है निशा। ये कहकर इसने निशा के चेहरे को नरमी से थामा, इसकी बंद आंखों पर लब रखते फिर माथे पर और आहिस्ता आहिस्ता अपनी मोहब्बत की बारिश बरसाते हुए इसकी सांसों में उतरने लगा। इसके लम्स में शिद्दत भी थी और नरमी भी। इसके लब निशा की गर्दन पर सरसराए और वो बेख्तियार सिमट गई। दरक ने इसकी लरजती उंगलियों को अपने मजबूत हाथों में जकड़कर तकिए पर पिन कर दिया। दरक निशा की धड़कनें बेतरतीब हो रही थी, मगर दरिक को इस वक्त सिर्फ अपनी मोहब्बत का इजहार करना था, जो वो लफ्जों से नहीं अपनी शिद्दत भरी गुर्बत से कर रहा था। निशा की पलकें लरस रही थी, सांसें बेतरतीब हो रही थी और दरक की मोहब्बत की बारिश में वो पूरी तरह भीग रही थी। दरक खान के लम्स की शिद्दत ने इसके वजूद में सनसनी से दौड़ा दी थी। वो बेसाख्ता गहरी सांस लेने लगी, जैसे खुद को काबू में रखने की आखिरी कोशिश कर रही हो। मगर दरक की मोहब्बत तो आज किसी सैलाब की तरह बेकाबू थी। और निशा के चेहरे पर झुका, इसके बंद आंखों को लबों से छुआ, फिर आहिस्ता आहिस्ता अपने लम्स को उसकी गर्दन के धड़कनों तक उतारने लगा। निशा का दिल किसी तेज बारिश में कांपते पत्तों की तरह लरस रहा था और दरिक खान की मोहब्बत की बारिश जोरों से बरसती जा रही थी। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी और वो हवा में मोहब्बत की हिद्दत रची बसी थी। निशा की दबी दबी सिसकियां फिजाओं में तहलील हो रही थी, जैसे हवाएं भी दरिक खान की शिद्दत भरी मोहब्बत की गवाह बन रही हो। दरक ने इसके चेहरे को नरमी से थामा, इसकी भीगी आंखों में झांका जहां मोहब्बत की रोशनी चिलमिला रही थी। तुम जानती हो ना निशा, मेरा इश्क किसी मोहब्बत की तरह नहीं है, किसी आम मोहब्बत की तरह नहीं है। ये वो जुनून है जो जिंदगी भर तुम पर बरसता रहेगा। दरक की सरगोशी निशा की समातों में रस घोल रही थी। इसने निशा ने आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को इसकी मोहब्बत में मुकम्मल सुपर्द कर चुकी हो। और फिर दरक खान की मोहब्बत में तेज बारिश में वो मुकम्मल भीग चुकी थी। इन दोनों की मोहब्बत की दास्तान हवाओं में बिखर रही थी। वलीमे की रात निशा खान दुल्हन बनी हुई थी, दरक खान के पहलू में बैठी थी। इसकी आंखों में मोहब्बत की गहरी छलक थी और वह अपनी हसीन दुल्हन वाली हालत में आज कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इस पर दरक खान की मोहब्बत के रंग चढ़े हुए थे, जो सिल्वर काम वाले करेंगे ग्रे लहंगे में दरक खान के पहलू में बैठकर और और भी निखर कर दिखाई दे रही थी। देखने वालों की निगाहें इन दोनों पर मरकूज थी। वो मेहमानों के दरमियान एक खास केमिस्ट्री थी, जो सिर्फ दरक और निशा के दरमियान थी। रोमान शाह, मीरब शाह, मीर मिर्हा, अहमद अलवी, माहिर, डॉक्टर शाहजेब खान और डॉक्टर हुमा समेत सभी मेहमान पहुंच चुके थे, मगर आसिम और शिफा इसलिए नहीं आए थे क्योंकि अजान की तबीयत ठीक नहीं थी। दिलावर खान का खानदान भी इस वलीमे में मौजूद था और इसने अपने भाई की शादी में कोई कमी नहीं रखी थी। मेहमानों को आला खाने पेश किए गए और हर एक का दिल खुश हो गया था। रुमान शाह की तरफ से दिलावर खान को एक बड़ी रकम दी गई थी ताकि वो अपने भाई की शादी को धूमधाम से कर सके, लेकिन रुमान शाह ने इस रकम का तस्करा कभी किसी से नहीं किया था। वो दिखावा करने वाला इंसान नहीं था। वलीमे के इख्तिताम पर जब सब मेहमान हंसी खुशी अलविदा हो रहे थे, दिलावर खान ने दरवाजे तक आकर रोमान शाह का शुक्रिया अदा किया कि इनके आने से इसके भाई की शादी को मजीद खूबसूरत बना दिया था। ये एक अजीब बात थी कि रोमान शाह को आज तक ये नहीं पता था कि निशा का काशान रिजवी से ताल्लुक था, और ना ही निशा को ये बात पता थी कि मीरब और रोमान शाह का काशान रिजवी से क्या रिश्ता है था। सच्चाई हमेशा हमारे सामने होती है, लेकिन कभी हम इसे पहचान नहीं पाते। आज भी निशा सिर्फ दरिक खान को जानती थी और इसका ये राज कि वो पहले से शादीशुदा थी सिर्फ दरिक खान के इल्म में था। दिलावर खान तक भी ये बात नहीं पहुंच सकी थी। आखिरकार निशा जिस मोहब्बत को काशान रिश्ते में तलाश करती रही, वो दरिक की शक्ल में आगे मिली थी। दरिक और निशा की कहानी से हमने सब एक अहम सबक सीखा है, कभी भी ऐसी जगह सर न मारे जहां हमारी जरूरत ना हो। निशा ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा काशान की मोहब्बत में बर्बाद कर दिया, लेकिन काशान मीरब के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर चुका था। फर्क सिर्फ ये था कि निशा को दरक मिल गया था, जबकि काशान रिजवी हमेशा के लिए बर्बाद हो गया था।
ज़िंदगी में वक्त पर ये बात समझ लेना ज़रूरी है कि मोहब्बत का मकसद सिर्फ किसी को हासिल करना नहीं होता। कभी कभार हमें सामने वाले को आज़ाद कर देना चाहिए ताकि वो अपनी खुशी में जीता रहे। काशान रिजवी को समझना चाहिए था कि मीरब की खुशी रोमांचा में है। अगर वो वक्त पर ये बात समझ लेता तो आज वो इस हालत में ना होता, ऐसी ज़िंदगी बर्बाद ना होती। शाह, मुझे कुछ दिन बाबा के घर रहने जाना है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अगर मिलने के लिए जाना है तो चलो, मैं खुद लेकर चलता हूँ। सारा दिन रहना, शाम को ऑफिस से वापसी पर ले आऊंगा। रोमांचा ने साफ इनकार करते हुए एक नज़र इसके उतरे हुए चेहरे पर डाली। ये क्या बात हुई? शाह, कभी तो रहने दिया करे, मुझे वहां रहना है प्लीज। मीरब ने सिद्धि अंदाज में कहा, जब कह दिया है ऐसा नहीं हो सकता तो बात खत्म। ये कैसा इंसाफ है? सब बीवियां अपने मायके जाती हैं, मेरे लिए ही रूल्स अलग क्यों? क्योंकि रोमांचा का प्यार आम नहीं है। मैं तुम्हारे बगैर एक सेकंड भी नहीं रह सकता। वो मीरब के कमर पर हाथ डालकर इसे अपने करीब खींच चुका था। मीरब जो इसकी मजबूत बाहों के हिसार में लहरा गई थी, उलझकर बोली, 2-3 दिन में क्या हो जाएगा, प्लीज जाने दे। मुझे तो तुमसे 2-3 घंटे भी दूरी बर्दाश्त नहीं, और तुम 2-3 दिन की बात कर रही हो। तो ठीक है, फिर आप भी हमारे साथ चलें। नहीं, वहां जाकर मुझे वो आज़ादी नहीं मिलेगी जो अपने घर में है। मतलब मतलब कि मैं तुम्हारे साथ वहां जाकर खुलकर रोमांस नहीं कर सकता, तो फिर वहां जाने का फायदा? आपको शादी के कई साल बाद भी अपना रोमांस इतना अजीज है कि अपनी बीवी को कहीं जाने नहीं देते। आपको मुझ पर रहम नहीं आता? नहीं, मुझे तुम पर रहम नहीं आता, प्यार आता है, टूट कर आता है, बेतहाशा आता है, इतना आता है, रहने दे रहने दे। मीरा अपनी जल्दी से उसके लबों पर हाथ रख दिया और पीछे हटने लगी, मगर रोमान शाह से घुमाकर दीवार से लगा दिया था। अगले ही लम्हे वो उसके लबों को अपनी सांसों के हिसार में कैद कर चुका था। प्लीज जाने दे। वो सांसों की रवानी मिलते ही फिर से बोली थी। शाह ने फिर से इसकी सांसों को रोक लिया था। दोबारा सांस बहाल होते ही वो गुस्से से देखने लगी। आप जालिम हैं, मुझे कहीं भी नहीं जाने देते। ऐसा मत कहो यार, मुझे अच्छा नहीं लगता। रोमांचा की आवाज में नरमी थी। ठीक है, तुम चली जाना, मगर 2 दिन के लिए। बड़ी मुश्किल से इतना वक्त निकालूंगा, इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखना प्लीज। ठीक है, पक्का वादा। नहीं रखूंगी। वो खुश होकर शाह के सीने से लग गई। थैंक यू सो मच। रोमांचा ने नरमी से उसका चेहरा थामा। थैंक यू मत कहो यार, मेरे दिल का हाल सुनो जो तुम्हारे जाने का सुनकर तड़प रहा है। शाह, प्लीज अब फैसला मत लिए बदलिएगा, मीरा अपने बेख्तियार से कहा था। नहीं जाने शाह, मैं खुद तुम्हें छोड़ूंगा। रेडी हो जाओ, ऑफिस जाते हुए तुम्हें छोड़ दूंगा, और बच्चों को स्कूल से वापसी पर ड्राइवर ले आएगा। प्यार से इसके माथे पर बोसा देते हुए इसने यकीन दिलाया कि वो वाकई से भेज रहा है, मगर दिल अभी बेचैन था। आज मिरा के पांव जमीन पर नहीं लग रहे थे, क्योंकि राय आयत और इसकी इकलौती नंद मीरब 2 दिन के लिए इनके यहाँ रहने आ रहे थे। मिरा सफाइयों में लगी हुई थी, घर की सेटिंग करवा रही थी और इनके लिए रूम सेट करवा रही थी। दूसरी तरफ शामिर को नाश्ता चाहिए था, मगर नाश्ते से ज्यादा मिरा चाहिए थी, क्योंकि जब वो तैयार होता था तो इसे आदत थी कि मिरा आसपास रहे। मगर आज वो हाथ आने का नाम नहीं ले रही थी। वो कब से इसकी भाग दौड़ देख रहा था, आखिर जवाब दे गया था। जानिशान, मेरी बात सुनो। 1 मिनट। जान, मेरी बात सुनो। 1 मिनट इधर आओ। शाहमीर ने संजीदगी से पुकारा। अभी नहीं मीर, मैं मसरूफ हूँ। यार बस 2 मिनट, मेरी बात सुनो, जल्दी आ जाओ, आओ ना प्लीज, मुझे काम करने दें। आपको हर वक्त कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो बीवी हो मेरी, कुछ वक्त मेरे लिए भी निकालो। बिरहा ने बेबसी से इसे देखा। प्लीज जाने दे, मीरा बात ही होगी। मीरा अपने ही घर आती है, इतनी दूर धूप की जरूरत नहीं, कम से कम मुझे भी तो थोड़ी तवज्जो दे दो। "म- मीरा बात में आएगी, पहले मैं यहाँ हूँ। शाहमीर की आवाज में हल्की खफकी थी, मगर मिरहा ने एक नज़र इस पर डाली और फिर बगैर तवज्जो दिए तेजी से मीरब का कमरा सेट किया और नीचे स्टोर रूम की तरफ चली गई, जबकि शाहमीर बेबसी से मिरहा को जाते हुए देख रहा था। शाहमीर ने खफकी से हाथ बांध लिए, जैसे कोई नादान सा शौहर जो बीवी की तवज्जो का भूखा हो, मगर वो इसे लिफ्ट ना करवा रही हो। बेचारा इससे इसके सिवा क्या कर सकता था, क्योंकि इस वक्त इसकी बीवी इसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी। मिराज स्टोर रूम की तरफ आई। सफाई के लिए दरवाजा खोला ही था कि आह, ऐसी चीख पूरे घर में गूंजी। शाहमीर ने खफगी से हाथ बांध लिए, जैसे कोई नादान सा शौहर जो बीवी की तवज्जो का भूखा हो, मगर वो इसे लिफ्ट ना करवा रही हो। बेचारा इससे क्या बेचारा इसके सिवा क्या कर सकता था, क्योंकि इस वक्त इसकी बीवी इसकी बात सुनने के मूड में नहीं थी। मेरा स्टोर रूम की तरफ आई। सफाई के लिए दरवाजा खोला ही था कि आह, इसकी चीख पूरे घर में गूंजी। चूहा। एक छोटा सा चूहा दीवार के साथ दुबका बैठा था, मगर मिन्हा को लगा जैसे वो इससे घूर रहा हो, अभी झपट पड़ेगा। मीर, मिन्हा ने किसी रॉकेट की तरह दौड़ लगाई और सीधा रूम में झांक घुसी, जहां शाहमीर बड़े इत्मीनान से बेड पर नीम तराश मोबाइल देख रहा था। मीर, स्टोर में चूहा है, वो हाँफते हुए बोली। चेहरा खौफ से जर्द था। शाहमीर ने नजर उठाई, मुस्कुराहट दबाने की कोशिश की, मगर कामयाब ना हो सका। अरे वाह, अभी तो कह रही थी कि मसरूफ हो और अब खुद दौड़ती हुई आई हो मेरे पास।
मीर मेरा मजाक मत उड़ाएं। और हरकत वो हरकत कर रहा था वो हरकत कर रहा है। मिर्हा ने हाथ का से इशारा किया जैसे चूहा अभी इसके पीछे ना आ जाए। तो मैं क्या करूं? चूहे को प्रपोज करो। शाहमीर ने शरारत से आंखें सिकेड़ी। मेरा मीर, फौरन चलें प्लीज। नहीं जा रहा। तुम्हें तो बहुत मसरूफियत थी। अब खुद संभालो चूहे को। मिर्हा का दिल क्या अभी के अभी शाहमीर का मोबाइल उठाकर बाहर फेंक दे। मीर प्लीज ना, इसने मिन्नत भरे लहजे में कहा। नहीं, तुम खुद चूहे से निपटोगी। मैं मसरूफ हूँ। शाहमीर ने बिल्कुल इसी के अंदाज में जवाब दिया और मोबाइल पर नजर जमा ली। मिर्हा का मुंह खुल गया, आंखों में बेयकीनी थी। ये मजाक नहीं है, मैं वाकई डर रही हूँ। तो क्या हुआ? चूहा भी डर रहा होगा। एक बड़ी सी इंसान इसकी तरफ चीखती हुई भागी है। मिरहा ने बेबसी से इसकी तरफ देखा, फिर हाथ जोड़ दिए। अच्छा बाबा, सॉरी, बस चलो ना। शामी ने इसे कुछ लम्हे तंग करने के बाद लंबी सांस ली और बलाकर उठ खड़ा हुआ। चलो, तुम्हारी मोहब्बत में चूहे के साथ भी जंग करनी पड़ी तो कर लूंगा। मिरहा ने इत्मीनान से सांस ली, जबकि शाहमीर मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अपनी जीत का जश्न मनाते हुए वो चूहे के साथ लड़ने जा रहा था। शाहमीर ने भी स्टोर रूम में कदम रखा ही था कि इससे पहले कि मिरहा के दोनों बॉडीगार्ड्स अपने दादा दादी के हमरा चीखकर सुनकर बाहर आ चुके थे। अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान शामिर रुको ऐसे शामिर को ऐसे घूर रहे थे जैसे इनकी माँ की चीख की वजह वो खुद हो। क्या किया है आपने? मेरी मामा ने इतनी जोर से चीख क्यों मारी? अब्दुल्ला ने कमांडो की तरह आंखें दिखाते हुए पूछा। जबकि अब्दुल रहमान बोला तो कुछ नहीं, मगर इसके तासुरात भी लाजवाब थे। मेरा बेटा, क्या हुआ? तुमने इतनी जोर से चीख क्यों मारी? शामिर की माँ और बाबा ने हैरत ज़दा नजरों से देखा। मेरा ने बमुश्किल सांस बहाल की, लरसती आवाज में बोले, मामा, स्टोर रूम में चूहा है। चूहा? अब्दुल्ला और अब्दुल रहमान ने एक जबान होकर दोहराया। अगले ही लम्हे दोनों चीखें मारते हुए सोफे पर चढ़ गए। शामिर की हंसी छूट गई। मतलब कि ये जो भी अभी 2 मिनट पहले आर्मी ऑफिसर की तरह अकड़ दिखा रहे थे, वो सब वो अब सोफे पर खड़े अपनी पतलून पकड़कर चीख रहे थे। अब अबे, अभी तो तुम मुझ पर शक कर रहे थे और अब खुद सोफे पर चढ़ गए। शाहमीर ने कहका लगाया। अब बचाओ अपनी माँ को चूहे से। नहीं बाबा, हमें डर लगता है, आप ही भगाएं। अब्दुल रहमान चीखते हुए बोले। प्लीज मीर, प्लीज, पहले चूहा पकड़ो। मिरहा ने परेशान होकर कहा। मैं क्यों पकड़ूं? ये तुम्हारा चूहा है, तुम्हें ज्यादा मसला है, तुम पकड़ो। शामीर ने शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा। घर चिड़िया घर बन चुका था इस वक्त। मीर, मैं मर जाऊंगी, प्लीज। मिरहा की बस बेबसी देखकर शामीर ने मजीद मजे लेने का फैसला तर्क किया। 1 मिनट अब्दुल रहमान, तुम दोनों आर्मी स्टाइल में स्टोर रूम पर हमला करो, चूहे को बाहर निकालो। नहीं बाबा, हमें माफ कर दें, हम अभी बहुत छोटे हैं। अब्दुल रहमान ने जल्दी से कहा और अब्दुल्ला ने तेजी से सर हिलाया। शामी ने हंसी थमने का नाम नहीं ले रही थी, जबकि मिरहा गुस्से में पैर पटकते स्टोर रूम की तरफ बढ़ने लगे। रहने दे, मैं खुद देख लेती हूँ। अच्छा बाबा रुको, मैं देखता हूँ, मगर अगर चूहा मुझ पर चढ़ गया तो तुम सबको छोड़ूंगा नहीं। शामी ने मसनूई खफगी दिखाते हुए कहा और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए स्टोर रूम की तरफ बढ़ा। मिरहा बच्चे और दादा दादी सब पीछे खड़े दम साधे तमाशा देखने लगे। जैसे ही शामी स्टोर रूम में दाखिल हुआ, चूहा फुदक कर बाहर निकल आया और अब तो घर का मंजर ही बदल चुका था। चूहा दाएं से बाएं भाग रहा था और घर वाले इसके पीछे। कभी चूहा आगे तो घर वाले आगे, कोई आगे कोई पीछे। घबराहट में एक दूसरे के साथ टकराते हुए घर में हलचल और शोर का माहौल बन गया था। मिनहा खौफजदा होकर बाहर की तरफ भागी और शामिर भी इसके पीछे, क्योंकि वो सच में डरी हुई थी। जबकि शामिर की हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। चूहा बेचारा भी डर के मारे साथ वाले घर कूद गया होगा, क्योंकि जितनी जोर से चीखों पुकार हो रही थी, वो भी अपनी जान बचाने की फिक्र में होगा। सोने पर सुहागा इस वक्त रोमान शाह, मीरब और बच्चे भी घर पर पहुंच चुके थे। रोमान शाह अभी कुछ समझ ही रहा था। मिरहा चूहा चूहा का शोर मचाते हुए भागी। इसी लम्हे मीरब ने हाथ में पकड़ा मोबाइल और बैग जमीन पर फेंका और बच्चों की तरह रोमान शाह के गले में बाहें डालकर उसकी कमर से लिपट गई। रोमान शाह को तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। बच्चे खौफजदा होकर गाड़ी में वापस घुस गए, जबकि मीरब का हाल ऐसा था कि कोई जिन देख लिया हो। इस वक्त शामिर और मिरहा भी बाहर आ गए। मिरहा के तो हवास ही कायम नहीं थे, मगर शामिर बाहर का मंजर देखकर हैरान रह गया। उसकी प्यारी बहन उसके जीजा जी के साथ बच्चों की तरह चिमटी हुई थी और रोमान शाह एक हाथ में बीवी और दूसरे हाथ में उसकी चीजें संभाले खड़ा था। शामिर ने मौका देखकर फौरन जोक मारा। यार, रोमांस करना है तो घर के अंदर आ जाओ, बाहर सब लोग देख रहे हैं। लानत है तेरी शक्ल पर, रोमान शाह ने गुस्से में कहा। मेरी बीवी डरी हुई है कमीने, कभी मुंह खोलने से पहले सोच भी लिया कर। रोमान शाह बेचारा शर्मिंदा सा खड़ा था, क्योंकि इसकी बहन भी सामने ही खड़ी थी। लेकिन फिर अचानक अब्दुल रहमान ने पीछे से एक और चीख मारी। शायद इसे फिर कहीं चूहा नजर आ गया था। चूहा! इस एक लफ्ज ने जैसे मिरहा को करंट लगा दिया। वो फौरन उछलकर शामिर के गले से लिपट गई। अब रोमान शाह की हंसी छूट गई थी और जो जुमला शामिर ने अभी कुछ देर पहले इसे कहा था, वो पलटकर रोमान शाह के शामिर को कह दिया। यार, रोमांस करना है तो घर के अंदर आ जाओ, बाहर मोहल्ले वाले देख रहे हैं। सुनकर शामिर और रोमान शाह कहका लगाकर हंसने लगे, जबकि पीछे से मीरब, शामिर के वालिदैन और सब घर वाले भी ये नजारा देखकर बेख्तियार हंसते जा रहे थे। मीरब, प्लीज जान,
नीचे उतरो, तुम्हारा भाई और बाबा देख रहे हैं। रोमान शाह ने सरगोचे करते हुए मीरब के कान में कहा, चूहा चला गया? मीरब ने बड़ी राजदारी से पूछा। चला गया है यार, नीचे उतर, तुम्हारे माँ बाप शर्म के मारे ब्लश कर रहे हैं। मीरब इधर उधर देखते हुए रोमांशा के गर्दन से बाजू निकालते हुए नीचे खड़ी हुई और कुछ देर बाद मिरहा को भी शाहमीर ने जमीन पर खड़ा कर दिया। मगर दोनों शर्म से लाल हो रही थी। दोनों के भाई पास खड़े थे और दोनों ने जो हरकत की थी वो अपने भाइयों से आंखें मिलाने के काबिल नहीं थे। एक दूसरे से नजरें मिलाने की हिम्मत नहीं थी। मीरब ने अपने माँ और बाप से मिलते हुए सीधी मिरहा के साथ अंदर चली गई। क्या तुमने पुलिस वाले होकर घर में शोर मचा रखा है? एक चूहा नहीं मारा गया? रोमांशा ने बेचारा होते हुए अपनी छुपी हुई हंसी को रोकने की कोशिश की और शामिर से मिलते हुए अपने सास ससुर से बात कर रहा था। मामू, चूहा एक नहीं दो थे, अब्दुल रहमान ने मालूमात फराहम की। मतलब तुम्हारा बाप किसी काम का नहीं है, घर में चूहों की फौज थी और इसको पता ही नहीं चला। रोमान शाह ने शामिर को टोंट मारते हुए अपने दोनों भांजों को गोद में उठाया। चलो अब तुम मामा भांजे मिलकर शेरों की फौज बना लेना। शामिर ने भी फौरन से जवाब दिया और आयत और रायम से मिलने लगा। कैसा है मेरा आयत बेटा? और रायम कैसे हो मेरी जान? शामिर अपने भांजा और भांजी से मिलते हुए बहुत खुश और पुरजोश नजर आ रहा था। हम ठीक है मामू, और हम 2 दिन के लिए आपके घर रहने आए हैं, आयत ने खुशी से बताते हुए शामिर के गाल को प्यार से चूम लिया था। ओ माय गॉड, मेरा बच्चा 2 दिन हमारे साथ रहेगा, बहुत मजा आने वाला है। शामिर ने खुशी का इजहार करते हुए नीचे झुककर आयत के साथ साथ रायन को भी उठा लिया और दूसरी जानिब रोमान शाह ने भी अपने दोनों भांजों को मजबूत बांसों में उठाकर सीने से लगाया था। दोनों की मोहब्बत अपने भांजों के लिए एक जैसी थी। मीरब अपने मायके आते ही जल्दी से किचन में मिरहा के पीछे पीछे भागती हुई चली गई थी। यह घर इसका अपना था। यहाँ आकर इससे अपने बचपन और जवानी के गुजारे हुए हर दिन याद आते थे। यहाँ आकर मीरब के चेहरे की रौनक देखने लायक होती थी। ऐसा नहीं था कि वो अपने घर में खुश नहीं थी या ऐसे आज़ादी नहीं थी, मगर हर बेटी की तरह मायके में आकर मीरब की खुशी के रंग अनोखे हो जाते थे। मीरब यार, तुम चल कर बैठो, मैं अभी तुम लोगों के लिए मज़ेदार समोसे, सैंडविच और चाय लेकर आती हूँ। मिरहा जो मुलाजमा के साथ जल्दी जल्दी सारी चीजें ट्रॉली में लगवा रही थी, मीरब को देखते ही बोली। मुलाजमा ने मुस्कुराते हुए मीरब को सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम कहते हुए मीरब मुस्कुराती। यार नहीं यार, मैं क्यों किचन में ना आती, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। थैंक यू यार मीरब, कुछ दिन बच्चों के साथ यहाँ आकर रुकने के लिए बहुत मजा आने वाला है। तुम्हें नहीं पता मैं कितनी एक्साइटेड थी। मिरहा ने खुशी से बताया। मिरहा यार, मुझे पता है कि तुम बहुत खुश थी, इसका नज़ारा तो मैंने आते ही देख लिया था। पूरे घर में इतना शोर कभी नहीं किसी ने सुना होगा जितना आज तुम लोगों ने मचा रखा था। मीरब ने हंसते हुए कहा। सो फनी यार, कितना फनी सीन हो गया। भाई क्या सोचते होंगे मेरे बारे में? मिरहा ने शर्माते हुए कहा। तुम्हें शर्माने की जरूरत नहीं है, वही सोच रही होंगे जो मेरे भाई मेरे बारे में सोच रहे होंगे। मैंने भी तो वही हरकत की है। दोनों एक दूसरे की बात सुनकर हंस पड़ी थी। रुबान बेटा, बहुत शुक्रिया बच्चों को और मीरब को 2 दिन यहाँ रहने देने के लिए। मीरब की मामा बहुत खुशी से अपने नवासे और नवासी को पास बिठाए हुए बोल रही थी। हाँ भाई, ये तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुमने बच्चों और मीरब को यहाँ छोड़ने का फैसला किया है। मलक जुबैर ने भी हाँ में हाँ मिलाई थी। सबके लिए ज्यादा खुशी की बात यही इसलिए थी क्योंकि रुबान शाह की तबीयत से सब वाकिफ थे। रुबान शाह को मीरब को खुद से दूर भेजना बिल्कुल पसंद नहीं था। जैसे वो आज अचानक से मीरब के आने की खबर सुनकर इसके लिए जैसे ईद का चांद निकल आया था। नहीं भाई, मैंने ये फैसला खुशी से नहीं किया, ये फैसला आपकी बेटी ने मुझसे ज़बरदस्ती करवाया है। रोमान शाह ने बिल्कुल सच्चाई और ईमानदारी के साथ क्रेडिट वापस कर दिया जो उसे बार बार मिल रहा था। मैं भी कहूँ तो इतना नेक तो नहीं जो मेरी बहन को खुशी खुशी अपनी मर्जी से यहाँ भेज दे। शामी ने मौके पर चौका मारा जो पास ही टांग पर टांग जमाए सोफे पर बैठा हुआ था। माशाल्लाह, तू तो बड़ा नेक है। तू तो हर दूसरे दिन जैसे मेरी बहन को मेरे पास रहने के लिए भेज देता है। लोजी, साला और बहनोई की आपस में फाइटिंग शुरू हो गई थी। मिरहा और मीरब जो ट्रॉली लेकर किचन से मुलाजमा के साथ आ रही थी, दोनों ने नफी में सर को हिलाया। ये कभी नहीं सुधर सकते, जितने मर्जी अच्छे दोस्त बन जाएं, मगर यहाँ आकर इन दोनों की सोई अटक जाती है। दोनों हंसती हुई बोल रही थी। दोनों अपने अपने भाई से अब आकर मिल रही थी, क्योंकि पहले तो शर्म के मारे बेचारी ठीक से मिल नहीं पा रही थी। सब बैठकर चाय, समोसे और मजेदार सैंडविच से लुत्फानंदोज हो रहे थे। कुछ देर बाद रुमान शाह ऑफिस के लिए निकल गया था। बड़ी मुश्किल से वो मीरब को छोड़ के जा रहा था। जाते जाते दरवाजे तक अभी इसकी नजरें पीछे मुड़कर मीरब को देख ही रही थी कि लबों को गोल करते हुए चोरी से किस करते हुए वो दरवाजे से बाहर निकल गया। मीरब मुस्कुराते हुए हाथ हिला रही थी। चलो भाई, अब तुम लोग एंजॉय करो, मैं एक जरूरी मीटिंग में जाना है। मैं तुम लोगों को शाम से मिलूंगा। शाहमीर उठते हुए बोला और एक नजर मोबाइल के स्क्रीन पर डाली थी। मिरहा ने फौरन कहा, हमें मॉल तक छोड़ दें। खैरियत, मॉल में क्या लेने जाना है? शामिर पॉकेट में हाथ डालते हुए बोला। मुझे और मीरब को शॉपिंग करनी है, प्लीज हमें आप छोड़ जाएं, फिर वापसी पर हम ड्राइवर के साथ आ जाएंगे। मिरहा ने जिद करते हुए कहा। तुम लोग आराम से घर बैठकर एंजॉय करो, अब धक्के खाने के लिए मॉल में जाना जरूरी है? ऑनलाइन खरीदो जो चीज खरीदनी है, आजकल कौन धक्के खाने के लिए मॉल्स में जाता है? शामी ने तंजिया लहजे में कहा। जी नहीं, हमें जाना है। ऑनलाइन शॉपिंग करने में वो मजा नहीं आता जो मॉल में जाने पर आता है, और वैसे भी काफी अरसा हो गया है मैंने इन सब के लिए साथ शॉपिंग भी नहीं की। हमें आप छोड़कर जाएं प्लीज।
हमें आप छोड़ जाएं प्लीज। मिनहा ने अपनी जिद और इसरार जाहिर किया। सोच लो, अगर तुम्हारे भाई को पता चला तो वो बहुत नाराज होगा। तुम्हारी ये प्लीज और ये बेचारी सी शक्ल बिल्कुल समझ में नहीं आती। एक बार फोन करके मीरत तुम इससे पूछ लो। शामीर ने तनकीदी लहजे में कहा और नजर मीरत की तरफ फेरते हुए बोला, भाई प्लीज आप इनको मत बताइएगा, वो नहीं जाने देंगे। प्लीज भाई, इतना नहीं कर सकते आप मेरे लिए? हम इनको पता भी नहीं चलने देंगे, शॉपिंग करके वापस आ जाएंगे। मीरत ने इल्तिजाई लहजे में कहा। मतलब तुम दोनों ने पहले से पूरी तरह से प्लानिंग कर रखी है जाने की? भाई प्लीज, हम वादा करते हैं हम 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगाएंगे और आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे कि हम बिल्कुल ठीक हैं। और अब वैसे भी कोई खतरा नहीं है, हमारे सारे दुश्मन तो आप लोगों ने ढेर कर दिए हैं। मीरम ने फौरन जवाब दिया और शामीर की नजर बचते हुए मुस्कुराई। सोच लो मेरा बच्चा, तुम्हारे शौहर की खोपड़ी घूमने में टाइम नहीं लगता। अगर इसको पता चल गया कि तुम दोनों के साथ साथ मेरी भी खैर नहीं, और वो मुंह खोलने से पहले ही सोचेगा नहीं कि वो क्या बोल रहा है। आग निकालता है मुंह से जब इसे गुस्सा आता है। शामी ने इन्हें डराने की कोशिश की, मगर आज मिरा और मीरब दोनों ही डरने के मूड में नहीं थी। प्लीज, आप हमारा साथ देंगे तो कुछ नहीं होगा, मीरब ने शामिर को मजबूर करते हुए कहा। ठीक है भाई, चलो, मगर ध्यान रखना और 1 घंटे से ज्यादा नहीं लगाना। मैं वहां पर 2 गार्ड्स छोड़कर जाऊंगा जो तुम लोगों का ख्याल रखेंगे। तुम लोगों ने अहलकारों से दूर नहीं जाना। शामीर ने इन्हें ताकीद करते हुए कहा। ठीक है, नहीं जाएंगे प्लीज भाई, अभी से हमें कैदियों वाली फीलिंग मत दिलाएं। कसम से घूमना फिरना तो जैसे बंद ही हो गया है। मीरत ने शक्ल बनाते हुए कहा। चलो ठीक है, तुम लोगों को छोड़ देता हूँ, शामी ने गहरी सांस लेते हुए कहा और इनके सामने हार मानते हुए गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी की जानिब बढ़ा। मीरब और मिनहा खुशी खुशी इसके पीछे अपने हैंड बैग पहने हुए चल पड़े थे। मामा प्लीज बच्चों का ध्यान रखिए, मीरब ने बाहर निकलते हुए अपनी माँ को ऊंची आवाज में कहा। बेफिक्र होकर जाओ, मैं हूँ इनके पास। मीरब की मामा ने तसल्ली बख्श अंदाज से जवाब दिया और मिरहा ने तो कुछ नहीं कहा था, क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि बच्चों की दादी अपने पोते पोतियों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं। दोनों शामीर के हमरा मॉल के लिए निकल चुकी थी और शामीर ने वहां पर 2 आदमियों को तैनात कर दिया था जो मिरहा और मीरब का ख्याल रखने के लिए साथ छोड़ गए थे। शामिर मीटिंग के लिए निकल चुका था। गार्ड्स को मुसलसल साथ साथ चलते हुए मीरब को इरिटेशन होने लगी थी। मीरब उकताहट से गहरा सांस लेते हुए, उफ प्लीज आप लोग एक जगह रुक जाएं, हमें मॉल में नहीं कोई खा जाएगा। यहाँ और भी लोग हैं, चल फिर रहे हैं। वो तेजी से आगे बढ़ रही थी, मगर इर्द गिर्द के लोगों की नजरें जैसे इसका पीछा कर रही थी। हर दुकान के सामने खड़े लोग, कस्टमर्स, यहाँ तक के सेल्स गर्ल्स भी हैरत से इन्हें देख रही थी। वजह साफ थी, इनके साथ 2 गार्ड साए की तरह चल रहे थे। मिरहा को तो आदत थी, लेकिन मीरब का पारा आसमान को छूने लगा था। गार्ड्स महजब मगर सख्त लहजे में, नो मैम, आपका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है, हमें हर वक्त आपके साथ रहना होगा। मीरब ने तीवरी चढ़ाई, चेहरे पर वाज़ेह नाराजगी उभरी। मीरब चुपते हुए लहजे में, जब मैं कह रही हूँ कि आप लोग एक जगह रुक जाएं तो बहस क्यों कर रहे हैं? गार्ड्स की किसी मिशन मशीन की तरह सीधे खड़े रहे, जैसे इसके अल्फाज का इन पर कोई असर ना हो। गार्ड संजीदगी से, मैम सर का ऑर्डर है, हम शामिर सर के हुक्म को नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये सुनकर मीरब का गुस्सा मजीद भड़क उठा। मीरब गुस्से में हाथ बांधते हुए, तो मैं भी शामिर सर की बहन हूँ, जब मैं कह रही हूँ कि रुक जाएं तो क्यों बहस कर रहे हैं? फिरहा ने फौरन बच बचाव करने की कोशिश की और मीरब का मिजाज अच्छी तरह से समझती थी। मेहा नरमी से मीरब का बाजू थामते हुए, मीरब रिलैक्स यार, ये दोनों हमारी हिफाजत के लिए साथ भेजे गए हैं और तुम जानती हो मीर नाराज होंगे, इसलिए ये बेचारे मजबूर हैं, हमारे साथ साथ चल रहे हैं। तुम क्यों इन पर गुस्सा निकाल रही हो? मीरब झुंझुलाकर, तो फिर रहने दो, मुझे शॉपिंग ही नहीं करनी। जिस दुकान पर जाती हूँ ये लोग ऐसे घूर रहे हैं जैसे हम किसी और सियारे से आए हों। आज़ादी तो मुहाल हो गई है। मिरहा ने प्यार से इसके कंधे पर हाथ रखा और इसे ठंडा करने की कोशिश की। मिरहा धीरे से मुस्कुराते हुए, अच्छा ठीक है, तुम रुको, मैं बात करती हूँ, प्लीज मूड खराब मत करो, इतने दिन बाद बाहर निकले हैं तो अच्छे मूड में एंजॉय करना चाहिए ना। फिर वो गार्ड्स की तरफ मुड़ी और इनसे नरमी से मगर मजबूत लहजे में बात की। मिरहा तहम्मुल से गहरी नजर जमाते हुए, प्लीज आप लोग यहाँ पर बैठ जाएं, हम बिल्कुल सामने हैं, आप शीशे से हमें देख सकते हैं, हम बच्चों के कपड़े खरीद रहे हैं, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुई तो फौरन आपको इतला देंगे, बस थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लें प्लीज। गार्ड ने एक दूसरे की तरफ देखा जैसे अंदरूनी तौर पर कुछ सोच रहे हों। रुकना इनके इख्तियार में तो ना था, मगर मिनहा का अंदाज इतना नरम और सुलझा हुआ था कि इनकार भी ना कर सके। आखिरकार दोनों ने सर हिलाया और एक तरफ खड़े हो गए। मिरहा ने मुस्कुराकर इनका शुक्रिया अदा किया। गार्ड नरमी से फिक्रमंदी के साथ, मैम प्लीज अगर जरा सा भी कुछ गलत लगे तो हमें फौरन इतला दे, वरना अगर आपको कोई नुकसान पहुंचा तो शामिर सर हमारी खैर नहीं छोड़ेंगे। ये सुनते ही मिरहा बेख्तियार हंस पड़ी और नरमी से बोली, जी जी बिल्कुल आप फिक्र ना करें, मैं फौरन आपको बता दूंगी, बल्कि इंशाल्लाह कोई मसला होगा ही नहीं। ये कहकर इसने मीरब का हाथ थामा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ इसे दुकान के अंदर ले गई, जहाँ बच्चों के खूबसूरत लिबास जगमगा रहे थे। मिरहा पुरजोश लहजे में एक दिलकश फ्रॉक की तरफ इशारा करते हुए, मीरब ये आयत के लिए ले लो, देखो कितनी प्यारी है। मीरब मुस्कुराते हुए फ्रॉक को गौर से देखकर, हाँ यार वाकई बहुत खूबसूरत है। वो दोनों एक के बाद एक ड्रेसेस पसंद करती जा रहे थे। वक्त का बिल्कुल एहसास नहीं हुआ। शामिर से सिर्फ 1 घंटे का कहकर निकली थी, मगर देखते देखते 4-5 घंटे गुजर चुके थे। जैसे शामिर का फोन मिरहा के नंबर पर आया, उसने फौरन उठा लिया।
फोन उठाते ही दूसरी तरफ से शामिर के सख्त आवाज गूंजी, मिन्हा तुम लोग अभी तक मॉल में हो? तुमने कहा था बस 1 घंटा और अब 5 घंटे हो गए हैं, अभी तक तुम लोगों की शॉपिंग खत्म नहीं हुई। फौरन बाहर निकलो, इससे पहले कि तुम्हारे भाई को पता चले, वरना वो सुने बगैर ही चिल्लाने लगा। तुम अच्छी तरह जानती हो, इसे कोई बात समझ नहीं आती। मेरा तसल्ली बख्श लहजे में जल्दी से जवाब देते हुए, बस मीर तकरीबन शॉपिंग खत्म हो गई है। हम लोग पेमेंट कर रहे हैं, फिर फौरन निकलते हैं। शामिर गहरी सांस लेते हुए बोला, ठीक है, जल्दी आओ, जल्दी निकलो। फोन बंद होते ही दोनों की ने आखिरी 2 ड्रेसेस सेलेक्ट की और जल्दी से रिसेप्शन पर जाकर पेमेंट करने लगी। लेकिन अचानक मॉल में एक अजीब सा शोर उठा। पहले तो किसी को कुछ समझ ना आया, लेकिन फिर आग आग की चीखें हर तरफ गूंजने लगी। मीरब चौंक कर दिल में अजीब सा खौफ महसूस करते हुए, ये क्या हो रहा है? मेरा घबराए हुए इर्द गिर्द देखते हुए, पता नहीं, लेकिन ये शोर कुछ गलत होने का इशारा दे रहा है। अगले लम्हे मॉल के अंदर धुआं फैलने लगा। लोग घबरा कर इधर उधर भाग रहे थे। शोर, चीखों पुकार, कदमों की भागदौड़, हर तरफ एक अफरा तफरी मच गई थी। मीरब घबराहट से मिरहा का बाजू थाम कर, मिरहा हमें फौरन बाहर निकलना होगा। वो दोनों दीगर लोगों के साथ भागती हुई एग्जैक्ट की तरफ बढ़ी, मगर मसला ये था कि हर शख्स बाहर निकलने के लिए बेताब था। ना कोई रास्ता दिखाई दे रहा था, ना इनके गार्ड से नजर आ रहे थे। मिरहा इधर उधर देखते हुए, जल्दी से लिफ्ट कहाँ है? लिफ्ट के जरिए जल्दी बाहर निकल सकते हैं। मीरा परेशान लहजे में दाएं बाएं देखते हुए, मिरहा लिफ्ट में बहुत ज्यादा रश है, वो भर चुकी है, हमें सीढ़ियों का रास्ता इस्तेमाल करना होगा। दोनों ने जल्दी से सीढ़ियों का रुख किया, एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़कर नीचे उतरने लगी। लेकिन अफरा तफरी में लोग एक दूसरे को टकरा रहे थे। धुआं मुसलसल बढ़ रहा था, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। अचानक किसी ने जोर से मीरब को धक्का दिया और उसके हाथ से फोन गिर गया। मिरहा चौंक कर नीचे झुकते हुए, मीरब का तुम्हारा फोन? मीरब घबराहट में फोन की तरफ देखते हुए, छोड़ो, अभी अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी है। वो दोनों लोगों की भीड़ में धकेली जा रही थी, बमुश्किल एक दूसरे का हाथ थामे बाहर की तरफ भाग रही थी। रास्ता तलाश करना मुश्किल था, सांसें फूली हुई थी, धुआं आंखों में चुभ रहा था। आखिरकार किसी तरह वो बाहर निकलने में कामयाब हुई। लेकिन जैसे वो बाहर आई, मंजर और ज्यादा खौफनाक था। एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड, हर तरफ रश, लोग जख्मी, कुछ जमीन पर पड़े करा रहे थे। आग के शोले अभी भी अंदर दिखाई दे रहे थे और चीखों पुकार अब भी जारी थी। मेरे यहाँ हाँफते हुए मीरब का हाथ मजबूती से पकड़कर बोली, हम बिल्कुल भी महफूज नहीं है, हमें यहाँ से भी दूर जाना होगा। मीरब सांस बहाल करने की कोशिश करते हुए खौफजदा नजरों से इर्द गिर्द देखते हुए, लेकिन गार्ड्स कहाँ हैं? वो नजर क्यों नहीं आ रहे? और हमारा सामान? बिरहा गहरी सांस लेते हुए फौरन फैसला करते हुए, छोड़ो सब कुछ, बस किसी तरह यहाँ से निकलना होगा। लेकिन ये सब कुछ अभी खत्म नहीं हुआ था। एक नई मुसीबत इनका इंतजार कर रही थी। मिरहा और मीरब तेजी से पार्किंग एरिया की तरफ भाग रही थी। सांसें बेतरतीब हो रही थी, दिल में बुरी तरह धड़क रहे थे। मगर अचानक एक चमचमाती ब्लैक गाड़ी धुंध लके में उभरी और बरकी रफ्तार से इनके सामने आकर रुकी। रास्ता पूरी तरह से मसरूद हो चुका था। मिन्हा ने घबराकर मीरब की कलाई थाम ली, लेकिन अगले ही लम्हे गाड़ी का दरवाजा झटके से खुला और एक नकाबपोश आदमी बिजली की तेज रफ्तारी से निकला। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, वो मजबूती से मीरब का बाजू पकड़ चुका था। मीरब! मिन्हा की खौफजदा चीख हवा में गूंजी, मगर नकाबपोश आदमी ने लम्हा जाया किए बिना मीरब को गाड़ी के अंदर खींच लिया। दरवाजा धड़ाक से बंद हुआ और गाड़ी वहशियाना रफ्तार से वहां से निकल गई। मिन्हा ने वहशत ज़दा होकर गाड़ी के पीछे भागने की कोशिश की, बेबसी से हाथ मारे, चीखें मारी, हेल्प हेल्प, बचाओ बचाओ, मगर वहां हर कोई अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था। किसी के पास रुकने का, किसी को बचाने का, किसी के पास सुनने का टाइम नहीं था। हर किसी को अपनी अपनी पड़ी हुई थी। हर किसी को इस वक्त सिक्योरिटी एहलकारों में से एक नजर मिरहा पर पड़ी। वो घबराहट से इसकी तरफ भागते हुए आए थे। मैडम क्या हुआ? दूसरी मैडम कहाँ है? गार्ड ने हाँफते हुए पूछा। मिरहा का गला खुश्क हो चुका था, आंखें आंसुओं से भर चुकी थी। गार्ड, मैं कोई मीरब को किडनैप करके ले गया है। गार्ड ने घबराकर इस समय देखा जहां मिरहा ने इशारा किया था, मगर वहां अब सिर्फ खाली सड़क थी। गाड़ी जा चुकी थी और मीरब भी। मिरहा की हालत गैर हो रही थी। खौफ और सदमे से इनके हाथ लरस रहे थे। सिक्योरिटी एहलकारों के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। इन्होंने कपकपाते हाथों से फोन निकाला और शामिर का नंबर डायल किया। रुमान शाह का दिन आज बेहद मसरूफ गुजरा था। इस मसरूफियत में भी एक लम्हा ऐसा न था जब मीरब का ख्याल इसके जहन में ना आया। जैसे ही वो काम से फारिग हुआ, बेसाख्ता फोन उठाकर मीरब का नंबर डायल कर दिया। मीरब के बारे में सोचते ही इसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। वो अपने कैबिन में घूमने वाली कुर्सी पर पुश टिकाए फोन स्क्रीन पर मीरब का नाम के साथ जगमगाती तस्वीर को देख रहा था। एक गहरी सांस ली और फिर कॉल मिला दी, लेकिन दूसरी जानिब जो हुआ वो इसके वहमो गुमान में बिना था। फोन किसी अजनबी ने उठाया। रोमांचा की मुस्कुराहट पल में गायब हो गई। एक तेज झटका इसकी रीढ़ की हड्डी की सराहियत कर गया। कौन हो तुम? इसका लहजा एकदम सख्त हो गया। और जिसका ये फोन है वो कहाँ है? इसने जवाब सुने बगैर ही सवाल पे सवाल दाग दिए। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। एक अनजानी बेचैनी से खौफ और इसके वजूद में सरायत कर चुका था। सर, हमें नहीं पता, हमें तो ये फोन गिरा हुआ मिला है। फोन की दूसरी जानिब अजनबी ने की ये बात सुननी थी कि रोमान शाह का दिल जैसे हलक में आ गया था। सांसें बेतरतीब होने लगी। हाथ सख्ती से फोन पर जम गए थे। कहाँ की लोकेशन है? कहाँ से मिला तुम्हें ये फोन? प्लीज जल्दी बताओ। इसने बेचैन सवाल पर दूसरी जानिब से एक मशहूर मॉल का नाम दिया गया।
और साथ ही एक ऐसी खबर दी गई जिसने रोमांचा के हवास छीन लिए थे। वहाँ इस वक्त आग लगी हुई है, हालात बहुत खराब है, काफी लोग जल चुके हैं। रोमांचा को लगा जैसे जमीन इसके पैरों तले से निकल गई हो, खून जैसे रगों में जम गया था, दिल की धड़कनें बेकाबू हो गई थी। मीरब, इसके लब कांपे। अगले ही लम्हे वो झटके से अपनी जगह से उठा, फोन मजबूती से मुट्ठी में दबाते हुए पागलों की तरह ऑफिस से बाहर भागा। पूरा स्टाफ साकत रह गया। रोमांचा का ऐसा बुखलाया हुआ अंदाज, बेकाबू पागलपन किसी ने पहले कभी ना देखा था। रोमांचा गाड़ी में बैठते ही बेकरारी से चिल्लाया था, गाड़ी डॉलमेन मॉल की तरफ लेकर चलो। दिलावर खान ने एक लम्हा जाया किए बगैर गाड़ी स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से पार्किंग एरिया से निकला। रोमांचा फ्रंट सीट पर बैठा था। इसकी सांसें बेतरतीब हो रही थी, जैसे दिल दिल जैसे सीने में जोर जोर से धड़क रहा था। वो बार बार हाथ के पुष्प से चेहरा रगड़ रहा था, लबों को सख्ती से भींचे हुए। गाड़ी जैसे ही सड़क पर आई, दिलावर ने एक तेज झटके से स्पीड बढ़ा दी। रोमांचा ने मोबाइल निकालकर फिर से मीरब का नंबर मिलाया, मगर लाइन मुसलसल बन जा रही थी। इसकी बेचैनी में मजीद इजाफा हो गया था। दिलावर, और तेज चलाओ, 1 मिनट भी जाया होना नहीं चाहिए। रोमांचा की आवाज में इस्तराब था। दिलावर ने सर हिलाया, गाड़ी को मजीद रफ्तार दी। सड़क पर बाकी गाड़ियां जैसे पीछे छूटती जा रही थी और रोमांचा का दिल हर गुजरते लम्हे के साथ मजीद तेजी से धड़क रहा था। शामिद पुलिस स्टेशन से निकलते ही अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा था कि अचानक इसके दोनों फोन एक साथ बजने लगे। एक लम्हे के लिए वो रुका, नजरें स्क्रीन पर डाली। एक फोन पर रोमांचा की कॉल आ रही थी, जबकि दूसरे पर इसकी वही सिक्योरिटी एहलकार रब्ता कर रहे थे जो मीरब और मिरा की हिफाजत पर मामूर थे। शामी ने एक पल सोचा कि किसकी कॉल पहले उठाए, मगर रोमांचा के मिजाज को जानते हुए इसने फैमिली वाले फोन पर आती हुई कॉल को पहले रिसीव किया। शामिर मलिक, मेरी बीवी कहाँ है? इससे तुम्हारे घर तुम्हारी हिफाजत में छोड़कर आया था, वो मॉल तक कैसे पहुंची? रोमांचा के गुस्से और घबराहट से भरी आवाज, कटीली आवाज इसके कानों से टकराई तो शामिर का दिल एकदम जोर से धड़का था। काका क्या हुआ है? शामिर बेख्तियार घबरा गया। यार, मिरहा और मीरब जिद कर रही थी तो मैंने खुद इन्हें छोड़ा था, और इसके साथ ऐसा सिक्योरिटी के अफराद भी मौजूद थे। प्लीज मुझे बताओ क्या हुआ है। शामिर की आवाज में वजाहत थी, मगर इसके अंदर एक अजीब सा खौफ सरायत कर चुका था। माशाल्लाह, तुम्हारी अकल की दाद देनी चाहिए। मतलब कि तुमने मेरी बीवी के साथ मेरी बहन की भी जिंदगी दाव पर लगा दी। शामिर मलक, अगर मैं इनमें से किसी को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रोमांचा का एक एक लफ्ज शामिर के रूम में उतर रहा था। जल्दी से वहां पहुंचो, मॉल में आग लगी है। और कॉल करने पर मीरब का फोन किसी और ने उठाया था। रोमांचा के अल्फाज सुनते ही शामिर के पैरों तले जमीन निकल गई, जिसका जिस्म सुन होने लगा था। एक लम्हा भी जाया किए बगैर इसने गाड़ी स्टार्ट की और एक झटके से इसे स्पीड में डाल दिया। गाड़ी हवा से बातें कर रही थी और शामिर का दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। इस दौरान सिक्योरिटी एहलकारों की दोबारा कॉल आने लगी। जैसे ही इसने कॉल रिसीव की, वो जोर से चिल्लाया, मुझे कोई बुरी खबर मत सुनाना। शामिर मलिक फोन उठाते ही दहाड़ा था। आवाज में खतरनाक संजीदगी और इस्तराब था। कहाँ है वो दोनों? सिक्योरिटी एहलकार की घबराई हुई आवाज फोन की दूसरी तरफ से सुनाई दी। सॉरी सर, हमें माफ कर दे, मगर मैम ने खुद हमें मजबूर किया था कि हम इनसे थोड़ी दूरी बना कर रखें। ये सुनते ही शामिर का पारा मजीद चढ़ गया था। वो गुस्से से दहाड़ा, तुम लोगों को तो मैं ऐसी दुर्गत बनाऊंगा कि कभी भूल नहीं सकोगे। अगर इन्होंने मना किया था तो तुम लोगों को वहां से हटने की इजाजत नहीं थी, और अगर वो जिद कर रही थी तो मुझे फौरन फोन करके बताते। तुम्हारी नौकरी की यही थी ना, हिफाजत करना। सॉरी सर, प्लीज हमें माफ कर दिया। एहलकार की कांपती आवाज उतरी, मुंह बंद करो और सीधा कहो, बताओ कहाँ है वो दोनों? सर, एक बीबी जी है। दूसरी बीबी जी? सिक्योरिटी एहलकार हकलाया, जैसे कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा। दूसरी बीबी जी? शामिर के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मतलब वो कहाँ है? कौन है तुम्हारे पास? वो फौरन बोला। एहलकार ने जल्दी से फोन मिरहा के हाथ में दे दिया, जो कांपते हाथों से फोन थाम चुकी थी। इसकी सिसकियां साफ सुनाई दे रही थी। वो बुरी तरह रो रही थी। मिरहा। शामीर ने खींचकर इसका नाम लिया। गाड़ी की रफ्तार खतरनाक हद तक बढ़ा दी। वो मीरब को किडनैप करके ले गए। मीरब को ले गए। मिरहा ने वो मुश्किल लफ्जों को जोड़कर हर जुमले के साथ इसकी सिसकियां शिद्दत अख्तियार कर रही थी। चुप हो जाओ प्लीज, रोना बंद करो, मैं बस पहुंचने वाला हूँ, शामी ने पूरी शिद्दत से कहा। मगर इसकी अपनी सांसें भी बेतरतीब हो चुकी थी। गाड़ी अब सायरन बजाती हुई हवा से बातें कर रही थी। शामिर को यूं लग रहा था जैसे एक लम्हा किसी कयामत से कम नहीं था। रोमांचा तकरीबन मॉल के नजदीक पहुंच चुका था, मगर इसी लम्हे इसके फोन पर एक अजनबी नंबर से कॉल आई। रोमांचा ने फौरन कॉल रिसीव की। जैसे ही दूसरी जानब से आवाज उभरी, वो जो खबर इसे सुनाई गई थी, इसे सुनकर इसका दिल जैसे एक लम्हे के लिए बंद हो गया था। अब तक वो सिर्फ यही समझ रहा था कि मॉल में आग लगी और खुदा न खासा मीरब या मिरहा की जान को कोई खतरा ना हो। यही सोचकर इसे अंदर तक हिला रही थी कि अब तो मामला इसकी तवक्को से कहीं ज्यादा संगीन हो चुका था। मीरब किडनैप हो चुकी थी और अगवाकारों ने काशान रिजवी की रिहाई का मुतालबा किया था। क्या बात है सर, क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों हैं? सर आप ठीक है ना? दिलावर ने फिक्रमंदी से पूछा। रोमांचा का हाथ सीने पर फिसल रहा था, जबकि फोन बंद हो चुका था। इसके माथे पर पसीने के कतरे चमक रहे थे और चेहरे की जर्दी ने अंदरूनी तूफान की अक्कासी कर दी थी। शाह की हालत कुछ ऐसी थी कि दिलावर को सब कुछ साफ दिखाई दे रहा था। तुम्हारी भाभी? रोमांचा ने बमुश्किल अल्फाज अदा किए और आवाज बोझल थी, सांसें बेतरतीब हो चुकी थी। इसे किडनैप कर लिया गया है, मुझे मेडिसिन दो। दिलावर ने फौरन गाड़ी में रखी हुई मेडिसिन और पानी की बोतल निकालकर रोमांचा के हाथ में थमा दी। रोमांचा ने कांपते हाथों से जुबान
हाथों से ज़ुबान के नीचे टैबलेट रखी और आँखें मूंद कर फ़ोन खुद को नॉर्मल करने की कोशिश की, मगर शायद ये दर्द महज़ दवा से कम होने वाला नहीं था। दिल में उठने वाली बेचैनी, खौफ और गुस्से को बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहा था, मगर अंदर ही अंदर वो लरस रहा था। शामिर जैसे ही मॉल के करीब पहुंचा, वहां का मंजर काबू से बाहर था। लोग ही लोग थे, अफरा तफरी का आलम था और गाड़ी को आगे ले जाना तकरीबन नामुमकिन हो चुका था। इसे जल्दी से गाड़ी एक तरफ खड़ी की और सिक्योरिटी एहलकार को फोन करके इनका मुकाम मालूम किया। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा, जहां मिर्हा और दो सिक्योरिटी एहलकारों के साथ खड़ी थी मीर। मिर्हा ने जैसे ही शामिर को देखा, वो बेख्तियार इसकी तरफ भागी और ज़ारो कतार रोते हुए इसके सीने से जा लगी। इसके बिखरे बाल, खौफज़दा चेहरा और लरसता हुआ जिस्म देखकर शामिर का दिल तड़प उठा था। मिरहा, मीरब को कौन ले गया? गाड़ी का नंबर क्या था? कुछ तो बताओ। शामिर ने अगले ही इसे गले लगाते हुए बेचैनी से पूछा। अल्फाज इसके लबों से बेतरतीब अंदाज से निकल रहे थे। हमें नहीं मालूम, वो अचानक आया, मीरब को लेकर चले गए। मैं गाड़ी का नंबर भी नहीं देख पाई। मिरहा सिसक रही थी, इसकी सांसें टूटी हुई थी। शामिर ने गुस्से से सर उठाया और सामने खड़ी घड़े खड़े सिक्योरिटी एहलकारों पर दहाड़ा। और तुम दोनों, तुम्हें यहाँ इनकी हिफाजत के लिए रखा गया था। ये कैसी हिफाजत की तुम लोगों ने? नहीं मीर, इनकी कोई गलती नहीं है। मीरब ने ही जिद की थी कि ये लोग एक जगह बैठ जाए। इनका कोई कसूर नहीं है। मिरहा ने जल्दी से कहा। चुप हो जाओ मिरहा, चुप हो जाओ। शाहमीर ने शदीद गुस्से में से छिड़क दिया। तुम लोग मीरब की ये बात मान कैसे गए? और अब भी सिक्योरिटी एहलकारों पर बरस रहा था, जब अचानक रोमांचा वहां पहुंच गया। रोमांचा की नजर सबसे पहले मिरहा पर पड़ी, जो शाहमीर की बाहों के दायरे में थी। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह था, मीरब को वाकई अगवा कर लिया गया था। रोमांचा के अंदर एक तूफान उठा था, इसकी आंखों में खून उतर आया था और बगैर किसी लम्हे की ताखीर के इसने हवा में हाथ लहराया और जोरदार थप्पड़ शाहमीर मलिक के चेहरे पर दे मारा। शाहमीर लड़खड़ा गया, जबकि मिरहा खौफजदा होकर पीछे हटे। मॉल के इर्द गिर्द मॉल मौजूद लोग हैरत से इस मंजर को देख रहे थे और रोमांचा की आंखों में वहशत और दर्द की शिद्दत मजीद बढ़ती जा रही थी। मैं तुम्हारे भरोसे अपनी बीवी को तुम्हारे पास छोड़कर गया था, ये है तुम्हारी हिफाजत? रोमांचा की गरजती हुई आवाज शामिर मलिक के कानों में बजती बिजली की तरह गूंजी। इसका सारा गुस्सा काबू से बाहर था। आंखों में खून उतरा हुआ था और हाथों में बेरहमी की शिद्दत थी। तुमने मेरी इजाजत के बगैर से घर से कैसे निकाला? रोमांचा ने दहाड़ते हुए शामिर का गिरबान पकड़ लिया और गुस्से से झंझोड़ डाला। शाहमीर नजरें झुकाए खड़ा था। शर्मिंदगी की एक लहर इसके वजूद में सरायत कर गई। न चाहते हुए भी इससे गलती हो चुकी थी। एक ऐसी गलती जिसने मीरब को खतरे में डाल दिया था। मिरहा खौफजदा नजरों से सब देख रही थी। अब इसके आंसू भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, मगर इस वक्त रोमांचा के गुस्से के सामने बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता था कोई। मुझे माफ़ कर दे यार, मुझे मीरब की और मिरहा की बात नहीं माननी चाहिए थी। मुझसे गलती हो गई। शामी ने नज़रें झुकाते हुए एतराफ़ किया। आवाज़ ने बेबसी थी। तो परेशान न हो, मैं इसे ढूंढ लूंगा। नज़र झुकाकर वजाहतें न दे तो संभाल लेगा, ढूंढ लाएगा। कहाँ से लाएगा शामिर मलिक? रोमांचा की आवाज़ में तूफान था। वो बेकाबू हो रहा था। शामिर को किडनैप करवाने वाला काशान रिजवी है। इसके आदमियों ने डिमांड की है कि काशान रिजवी को आज़ाद कर दिया जाए। ये है मेरी बीवी की रिहाई की कीमत। शामिर ने बेयकीनी से रोमांचा को देखा, जैसे ज़मीन इसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। और मैं? रोमांचा की आवाज़ लरज़ गई, जैसे हर लफ्ज़ कहने में इसे अपनी सांसें घुटती हुई महसूस हो रही। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखकर काशान रिजवी को रिहाई देने के बारे में सोच लिया है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा न किया तो वो मेरी मीरब को नुकसान पहुंचाएंगे। सीने में उठते दर्द की शिद्दत, रोमांचा के लब कपकपा रहे थे। इसके माथे पर पसीना चमक रहा था और आंखें शदीद गुस्से और बेबसी के से सुर्ख हो रही थी। तो तूने मुझे कहाँ से कहाँ ला खड़ा किया है शामिर? इसकी आवाज़ में टूट फूट फांसे थी। इसके बाद क्या होगा मैं नहीं जानता। तुम मिरहा को लेकर घर जा, इसको बाहिफाजत घर पहुंचा। कम से कम एक की हिफाजत तो कर ले। मैं खुद देख लूंगा मुझे क्या करना है। तो मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत नहीं है। रोमांचा का गुस्सा इस वक्त आसमान को छू रहा था। इसकी आंखों में एक वहशियाना तूफान था, जो किसी भी लम्हे शामिर पर टूट सकता था। वो बिल्कुल नहीं सोचना चाहता था कि शामिर मलिक मीरब मलिक का भाई है और वो कभी जानबूझकर अपनी बहन की जान और इज्जत को खतरे में नहीं डाल सकता। मगर इस वक्त गुस्से और बेबसी ने रोमांचा के अंदर की सारी हमदर्दी दबा दी थी। शामिर मलिक खामोशी से खड़ा था, नजरें झुकी हुई थी, मगर फिर भी इसने एक गहरा सांस लिया और मजबूती लहजे में कहा, प्लीज मैं मिरहा को बाहिफाजत घर छोड़ दूंगा, मगर मुझसे जो गलती हुई है इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, इंशाल्लाह हम ये जंग जीत लेंगे। शामीन ने आंखों में अज़म और नदामत का इंतजार था। वो अपनी बहन को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, मगर रोमांचा के दिल में अब भी शदीद गुस्सा भरा था। मीरा को लाकर एक तारीख कमरे में बंद कर दिया गया था। कमरे में सिर्फ एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी रखी थी, बाकी हर तरफ सुनसान खामोशी का राज था। दीवारों पर नमी टपक रही थी, जैसे ये जगह कई सालों से इस्तेमाल में न हो। हवा में बसान की भरी हुई थी, जो मीरब के खौफ में मजीद इजाफा कर रही थी। वो सहम कर दीवार से लग गई। इसका पूरा बदन कांप रहा था। खौफ की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि वो चीख भी नहीं पा रही थी। वो फिर चीखने का कोई फायदा भी नहीं था, ना कोई सुनने वाला था और ना कोई बचाने वाला। इसे किडनैप करने वाले दोनों आदमी दरवाजा बंद करके बाहर निकल गए थे। इनके कदमों की चाप दूर होती फिर और फिर मुकम्मल खामोशी छा गई।